रहस्यमयी चाबी। बिहार के एक छोटे से गांव चंदनपुर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और उसे पुरानी चीजों के रहस्य खोजने का शौक था। गांव के लोग कहते थे कि चंदनपुर के बाहर एक पुरानी टूटती फूटती हवेली है, जहां कई सालों से कोई नहीं गया। लोग उसे भूतों वाली हवेली कहते थे। एक दिन आरव अपने दादाजी के पुराने संदूक को साफ कर रहा था। संदूक के कोने में उसे एक पुरानी पीतल की चाबी मिली। चाबी थोड़ी जंग लगी हुई थी, लेकिन उस पर अजीब सा निशान बना था, एक आंख जैसा चिन्ह। आरव ने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये चाबी किसकी है? दादाजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, ये चाबी उस पुरानी हवेली की बताई जाती है। कहा जाता है कि उस हवेली में एक कमरा है जो कभी खुला नहीं। बस, फिर क्या था? आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। हवेली की ओर सफर। अगले दिन सुबह सुबह आरव अपने दोस्त कबीर को साथ लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, माहौल थोड़ा डरावना होता गया। हवा से पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। हवेली सच में बहुत पुरानी थी। दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियां आधी खुली थीं और अंदर हर जगह धूल जमी थी। कबीर डरते हुए बोला, आरव, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव की नजर अचानक एक बंद लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर वही आंख वाला चिन्ह बना था जो चाबी पर था। आरव ने धीरे धीरे चाबी निकाली और ताले में लगाई। टक! दरवाजा खुल गया। रहस्य का खुलना। दरवाजे के अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। आरव ने उसे खोला। संदूक में सोना चांदी नहीं था, बल्कि उसमें पुरानी किताबें, नक्शे और डायरी रखी थीं। डायरी में लिखा था, यह हवेली एक विद्वान वैज्ञानिक की थी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने और ज्ञान फैलाने के लिए यह जगह बनाई थी। लेकिन समय के साथ लोग इसे भूल गए। आरव को समझ आया कि असली खजाना ज्ञान था। नई शुरुआत। आरव और कबीर ने गांव के लोगों को सारी बात बताई। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर हवेली को साफ किया। कुछ महीनों बाद वही हवेली गांव की लाइब्रेरी और पढ़ाई की जगह बन गई। और वह रहस्यमयी चाबी अब भी लाइब्रेरी में एक कांच के बॉक्स में रखी है, ताकि लोग याद रखें, कभी कभी सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि ज्ञान होता है। रहस्यमयी नक्शा, खजाने की खोज, द मिस्टीरियस मैप। यह कहानी एक छोटे से गांव रूपपुर के रहने वाले चार दोस्तों, आर्यन, विक्रम, सानिया और कबीर की है। वे सभी साहसी थे और हमेशा रोमांचक कामों की तलाश में रहते थे। पुराना संदूक और नक्शा। एक दिन आर्यन को अपने दादाजी की पुरानी हवेली के तहखाने में एक धूल भरा संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसमें से एक अजीब सी महक आई। अंदर कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी पीली पड़ चुकी कागज की पोटली थी। जब उन्होंने उसे खोला तो सानिया चिल्ला उठी, अरे, ये तो कोई नक्शा है। नक्शा बहुत पुराना था और उस पर अजीब से संकेत बने थे। उस पर तीन मुख्य निशान थे, एक उल्टा पेड़, सांप की गुफा और अंत में सुनहरी गुफा। नक्शे के नीचे लिखा था, जो निडर है वही पाएगा, बाकी सब खो जाएगा। यात्रा की शुरुआत। दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी नक्शे की सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले दिन सुबह वे अपनी पीठ पर बैग टांगकर गांव के पीछे के घने जंगल की ओर चल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें पहले उल्टे पेड़ को खोजना था। घंटों चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक विशाल बरगद का पेड़ जमीन की तरफ झुका हुआ था और उसकी जड़ें आसमान की तरफ थीं। ये वही उल्टा पेड़ था। सांप की गुफा का रहस्य। पेड़ के नीचे से नक्शा एक संकरी घाटी की ओर इशारा कर रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता डरावना होता गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दी। सानिया डर गई, लेकिन विक्रम ने हिम्मत बढ़ाई। सामने एक गुफा थी जिसके मुंह पर सांपों के चित्र बने थे। वह सांप की गुफा थी। गुफा के अंदर अंधेरा था और अजीब सी गूंज आ रही थी। सानिया ने टॉर्च जलाई। उन्हें गुफा के अंदर पत्थरों पर अजीब सी पहेलियां लिखी मिली। पहेली थी, मैं जिंदा नहीं हूं, पर सांस लेता हूं। मेरे पास पंख नहीं है, पर मैं उड़ता हूं। कबीर ने सोचकर कहा, हवा। पहेली हल होते ही गुफा का एक गुप्त दरवाजा धीरे से खुला। सुनहरी गुफा और परीक्षा। अब वे सुनहरी गुफा के पास थे।
ये गुफा पत्थरों से नहीं, बल्कि चमकते हुए अजीब से धातु से बनी लग रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति पहरा दे रहा था, जिसकी आंखें बंद थीं। वह बूढ़ा व्यक्ति बिना आंखें खोले बोला, तुम यहां खजाना लेने आए हो, लेकिन खजाना केवल उसे मिलता है जो लालच नहीं करता। अंदर उन्हें एक बड़ी सी मेज पर हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के चमकते हुए दिखे, लेकिन उन सिक्कों के ठीक बीच में एक छोटी सी मिट्टी की साधारण सी संदूक थी। विक्रम और आर्यन की नजर सोने पर थी, लेकिन सानिया को उस साधारण संदूक में कुछ खास लगा। सानिया ने उस मिट्टी के संदूक को उठाया। सच्चा खजाना। जैसे ही सानिया ने मिट्टी का संदूक उठाया, गुफा में एक जोरदार रोशनी हुई। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुमने परीक्षा पार कर ली। सच्चा खजाना लालच नहीं, बल्कि समझदारी है। मिट्टी की संदूक के अंदर सोने के सिक्के नहीं, बल्कि एक प्राचीन ज्ञान की किताब और एक नीलम का पत्थर था, जो अंधेरे में भी रोशनी देता था। यह किताब गांव की पुरानी विद्या और इतिहास के बारे में थी। वापसी चारों दोस्त उस ज्ञान की किताब और नीलम के साथ सुरक्षित घर वापस आ गए। उन्होंने समझ लिया था कि नक्शे का मतलब केवल सोना पाना नहीं, बल्कि ज्ञान और निडरता का अनुभव करना था। उस रात रूपपुर गांव में एक नया रहस्य और एक नई कहानी का जन्म हुआ। फुसफुसाती दीवार पुराने शहर के किनारे एक बहुत ही पुराना मकान था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई अजीब कहानियां मशहूर थीं, लेकिन सबसे रहस्यमयी थी फुसफुसाती दीवार की कहानी। कहा जाता था कि उस हवेली की एक दीवार रात के समय धीरे धीरे फुसफुसाती है, जैसे कोई बहुत पुराना राज बताना चाहती हो। एक नया परिवार एक दिन शहर में रहने के लिए राघव, उसकी पत्नी सीमा और उनका 12 साल का बेटा अर्जुन उस हवेली में रहने आ गए। उन्हें हवेली बहुत सस्ती कीमत पर मिल गई थी। पड़ोसियों ने चेतावनी दी, उस घर में मत रहो, वहां कुछ ठीक नहीं है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। राघव हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन अर्जुन को शुरू से ही हवेली थोड़ी अजीब लगी। तो पहली फुसफुसाहट। एक रात अर्जुन सो रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बोल रहा हो, मुझे बचाओ। अर्जुन अचानक उठ बैठा। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, दीवार के पीछे। अर्जुन डर गया। आवाज उसके कमरे की पुरानी टूटी दीवार से आ रही थी। वह भागकर अपने माता पिता के कमरे में गया। पापा, दीवार बोल रही है। राघव हंस पड़ा, बहुत डरावनी फिल्में देख ली हैं तुमने। लेकिन अर्जुन को यकीन था, दीवार सच में फुसफुसा रही थी। 3 रहस्य गहराता है अगली रात। फिर वही हुआ। इस बार अर्जुन ने ध्यान से सुना। मेरा नाम मीरा है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? कुछ देर चुप्पी रही। फिर दीवार से बहुत धीमी आवाज आई, मैं यहां बंद हूं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। 4 पुरानी डायरी। अगले दिन अर्जुन हवेली के स्टोर रूम में गया। वहां बहुत पुरानी चीजें पड़ी थीं। उसे एक धूल भरी डायरी मिली। डायरी 40 साल पुरानी थी। उसमें एक लड़की मीरा के बारे में लिखा था। मीरा उस हवेली के मालिक की बेटी थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई थी। लोगों को कभी उसका पता नहीं चला। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। क्या मीरा की आत्मा दीवार में है? 5 सच का पता। उस रात अर्जुन फिर दीवार के पास गया। मीरा, क्या तुम वही हो? दीवार से धीमी आवाज आई। हां, तुम यहां कैसे बंद हो? कुछ पल बाद जवाब आया, मेरे पिताजी के नौकर ने मुझे दीवार के पीछे छुपा दिया ताकि मैं सच न बता सकूं। अर्जुन समझ गया, यह हत्या का रहस्य था। 6 दीवार तोड़ना। अगले दिन अर्जुन ने अपने पिता को सारी बात बताई। राघव ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन अर्जुन ने डायरी दिखाई। आखिरकार उन्होंने मजदूर बुलाए और दीवार तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दीवार तोड़ी गई, अंदर एक पुराना छोटा कमरा मिला और वहां एक कंकाल पड़ा था। सीमा चीख पड़ी, हे भगवान! ये मीरा का कंकाल था। 7 आत्मा की मुक्ति। पुलिस को बुलाया गया। पुराने रिकॉर्ड निकाले गए। सच सामने आया, हवेली के नौकर ने मीरा की हत्या की थी और उसे दीवार के पीछे छुपा दिया था। जैसे ही कंकाल को सम्मान से दफनाया गया, उस रात अर्जुन को आखिरी बार दीवार से आवाज आई, धन्यवाद अर्जुन।
और फिर दीवार हमेशा के लिए खामोश हो गई। अंत आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप उस हवेली के पास जाएं तो दीवार बिल्कुल शांत है, लेकिन कभी-कभी हवा के साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। धन्यवाद। बंद दरवाजा। बरसात की एक शांत रात थी। गांव के किनारे खड़ा पुराना हवेली जैसा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उस घर के बारे में लोग तरह-तरह की बातें करते थे। कहते थे कि वहां एक बंद दरवाजा है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। उस हवेली में कई साल पहले दीपक नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीमा और छोटी बेटी रिया बहुत खुशमिजाज थे। लेकिन उस घर के पीछे एक कमरा था जिसके सामने भारी लकड़ी का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दीपक ने उस दरवाजे पर बड़ा ताला लगा रखा था और उसने घर के हर सदस्य को सख्त मना कर रखा था कि कोई भी उस दरवाजे को छुए भी नहीं। रिया बचपन से ही उस दरवाजे को देखकर हैरान होती थी। वह अक्सर अपनी मां से पूछती, मां, उस कमरे में क्या है? सीमा हमेशा मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं बेटा, बस पुराना सामान है। लेकिन सीमा की आंखों में एक अजीब डर दिखाई देता था। समय बीतता गया। रिया बड़ी होती गई, पर उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। हर रात वह सोचती कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिसे उसके पापा दुनिया से छिपाना चाहते हैं। एक दिन दीपक शहर किसी काम से चला गया। घर में सिर्फ सीमा और रिया थीं। रात को तेज हवा चल रही थी। पुराने घर की खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। अचानक रिया को ऐसा लगा जैसे बंद कमरे के अंदर से हल्की सी खटखट की आवाज आ रही हो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंची। उसने कान लगाकर सुना। सच में अंदर से कोई आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार पर हल्के हल्के दस्तक दे रहा हो। रिया घबरा गई और भागकर अपनी मां के पास पहुंची। मां, उस कमरे में कोई है, रिया ने डरते हुए कहा। सीमा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने तुरंत रिया का हाथ पकड़ा और बोली, तुम वहां क्यों गई थी? मैंने मना किया था ना। रिया ने पहली बार अपनी मां को इतना डरा हुआ देखा था। उस रात सीमा ने दरवाजे के सामने एक कुर्सी रख दी और पूरी रात जागती रही। अगले दिन दीपक वापस आया। सीमा ने सारी बात बताई। दीपक कुछ देर चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, अब शायद सच बताने का समय आ गया है। रिया और सीमा दोनों उसे देखने लगे। दीपक ने धीरे धीरे कहा, इस कमरे में कोई भूत नहीं है, लेकिन एक राज जरूर है। उसने जेब से चाबी निकाली और बंद दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। कई सालों बाद वह ताला खुलने वाला था। ताला खुला। दरवाजा चरमराते हुए धीरे धीरे खुला। कमरे के अंदर अंधेरा था और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज थी जिस पर कई तस्वीरें रखी थीं। रिया ने एक तस्वीर उठाई। उसमें एक छोटा लड़का था। ये कौन है? उसने पूछा। दीपक की आंखें भर आईं। ये तुम्हारा बड़ा भाई आरव है। रिया चौंक गई। उसे तो कभी पता ही नहीं था कि उसका कोई भाई भी था। दीपक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कई साल पहले एक दुर्घटना में आरव की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद मैं इस कमरे को देख भी नहीं पाया, इसीलिए मैंने इसे बंद कर दिया ताकि दर्द भी बंद हो जाए। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया ने धीरे से अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा, दरवाजा बंद करने से यादें बंद नहीं होती। दीपक कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कमरे की खिड़की खोल दी। बाहर से धूप अंदर आई और कमरा रोशनी से भर गया। उस दिन के बाद वह दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि कभी-कभी बंद दरवाजों के पीछे भूत नहीं, अधूरी यादें और छिपा हुआ दर्द होता है। क्या आपने देखी है कभी एंटी क्लॉकवाइज रिस्ट, खुद चलने वाली घड़ियां जिन्हें स्वचालित या ऑटोमेटिक घड़ियां, सेल्फ वाइंडिंग वॉचेस कहा जाता है, बिना बैटरी के केवल कलाई की हलचल से चलती है। 1770 में आविष्कृत इनमें एक रोटर होता है जो हाथ हिलने पर घूमता है और मुख्य स्प्रिंग को ऊर्जा देता है। यह कलाई के मूवमेंट को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर समय बताती है। स्वचालित घड़ी, सेल्फ विंडिंग वॉच की अनकही कहानी। आविष्कार की शुरुआत 18वीं सदी। पहले घड़ियों को हर रोज चाबी भरनी पड़ती थी, लेकिन 1770 में स्विस घड़ी साज अब्राहम लुईस पेरेले ने एक ऐसी पॉकेट घड़ी बनाई जो चलते फिरते खुद चार्ज होती थी।
उन्होंने महसूस किया कि चलने से पैदा हुई ऊर्जा को घड़ी के स्प्रिंग को कसने में इस्तेमाल किया जा सकता है। कलाई घड़ी में बदलाव 1923। जेब घड़ी की तकनीक को कलाई घड़ी रिस्ट वॉच तक लाने का श्रेय जॉन हारवुड को जाता है। उन्होंने 1923 में पहली स्वचालित कलाई घड़ी बनाई। तकनीकी जादू, रोटर का काम। इन घड़ियों में पीछे की तरफ एक धातु का अर्धवृत्ताकार टुकड़ा होता है जिसे रोटर कहते हैं। जब आप चलते हैं या हाथ हिलाते हैं तो यह रोटर गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमता है। रोटर की यह घूर्णन गति रोटेशन घड़ी के अंदर मौजूद मुख्य स्प्रिंग मेन स्प्रिंग को वाइंड करती है, जिससे घड़ी ऊर्जा प्राप्त करती है। हमेशा चालू पावर रिजर्व। अगर आप इन घड़ियों को नियमित पहनते हैं तो इन्हें कभी चाबी या बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर 36 से 72 घंटे तक न पहनी जाए तो ये बंद हो सकती है और इन्हें फिर से सेट करना पड़ता है। आधुनिक दौर सिस्टम 51। 2013 में स्वॉच स्वॉच ने सिस्टम 51 लॉन्च किया, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक असेंबली लाइन द्वारा निर्मित सिर्फ 51 पुर्जों वाली स्वचालित घड़ी थी, जो इसे किफायती बनाती है। ये कहानी एक ऐसी घड़ी की है जो इंसान की गतिविधि को अपने जीवन का आधार बनाती है। जब तक आप चलते हैं, यह चलती है।